हाँ जी। अडानी क्यों सुर्खी में है? सुर्खी में इसलिए है क्योंकि भाई वापस आ रहा है। सर कितनी बार वापसी कराओगे? एक दिन कराया था अडानी ने, फिर से की वापसी, अब फिर से करो, फिर से की वापसी। अरे भाई सुनो यार, जहां तक ये पहुंच गए थे वहां से अब बाउंस बैक होते होते इनका शेयर का भाव प्राप्त जानकारी के अनुसार 1800 क्रॉस कर गया है। अडानी एंटरप्राइजेस का गिरा भले ही 3300 से नीचे आके 1200 पे था, लेकिन अब पहुंचते पहुंचते 1800 पर पहुंच गया है। आज ओपनिंग कितने पर हुई है? अभी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर भाव 2104 रुपए प्रति शेयर चल रहा है। 3300 से लुढ़ककर जो 1100 पर टचडाउन हुआ था, अब वो वापस मजबूत होता होता आज 2104 पर जब मैं आपको बोल रहा हूं इस समय भाव चल रहा है। दैट मीन्स कुछ चीजें लौट तो रही हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि ये चीजें लौट रही हैं और मुझे जानना जरूरी क्यों है? आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप इस देश के सभ्य नागरिक हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका बहुत बड़ा योगदान है। शेयर मार्केट की हर जानकारी आपको पता हो, यह आपके सिलेबस का हिस्सा है। स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी, वहां पर शेयर मार्केट नाम से एक सूचना है। हालांकि आपको हर किसी के बारे में यह ना पता हो कौन सा आईपीओ आया, कितना आया, लेकिन टर्मिनोलॉजी पता हो, क्या हो रहा है, कहां से हो रहा है, वो जानकारी। फिलहाल कहानी को थोड़ा सा फ्लैशबैक से आपको याद दिला दें। अगर आप एकदम नए हैं इस मार्केट में तो जान लें। साथियों, एक रिपोर्ट आई जिसके आने के बाद अडानी के मार्केट में गजब गिरावट आई। कहते हैं अडानी की कुल वेल्थ का 55%, जो अडानी की कुल वैल्यूएशन थी उसका 55% मार्केट डाउन हो गया। ये रिपोर्ट थी हिंडनबर्ग रिसर्च के नाम से, जिसने अडानी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ठीक है, अब ऐसे कुछ लोग कहेंगे आपने भी शेयर वेयर ले रखे हैं क्या इसके? ना बाबा ना, हमने कुछ नहीं ले रखा, हम तो केवल आपको जानकारी दे रहे हैं। और आपको जानकारी देने का 1% भी उद्देश्य ये नहीं है कि आप इसका शेयर खरीद लें। हमारे लिए तो ये कहानी, देखिए जैसे दुनिया भर के किस्से कहानी सुनाते हैं, ये भी एक किस्सा कहानी है। कहानी है, सुनते रहिए। सुनने में आपका अपना रिस्क है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मेरा 1% भी मोटिवेशन आपको अडानी के शेयर बेचना नहीं है। और मैं प्रमुखता से यही कहूंगा कि मेरे कहने से कोई शेयर वेयर ना खरीदें, क्योंकि मैं अधिकृत कोई भी बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूं, है ना। मैं केवल एक आपको समझाने वाला कि दुनिया में क्या चल रहा है, कि यूट्यूबर हूं जो आपको यह बता रहा है दुनिया में हो क्या रहा है भाई। ठीक है, अच्छा जी। अडानी ग्रुप की कंपनी के साथ क्या क्या हुआ तो वो हमने आपको कई बार के सेशनों में बताया हुआ है कि इनकी वेल्थ में इतना गिरावट हुई, फलाना हुआ। अडानी ने क्या दिन देखे वो आपके सामने है, आप इधर देख सकते हैं। अडानी का 3388 रुपए तक पहुंचा हुआ शेयर अडानी एंटरप्राइजेस का, वो गिरते गिरते 1193 तक पहुंच गया था। ये वो दिन था जिसके बाद से मतलब ये माना जा रहा था। ये दिन कब था? 27 फरवरी। असल मायने में क्या था? अडानी के द्वारा एक एफपीओ लाया जा रहा था, यानी आईपीओ से अगला स्टेप की अपने फिर से एक बार अपने शेयर बेचने की तैयारी हो रही थी। लेकिन उससे पहले हिंडनबर्ग का रिपोर्ट खुलासा आ गया, जिसमें उन्होंने बहुत सारे दावे कर दिए कि अडानी के साथ साथ ये दिक्कतें हैं। लोगों ने अपने सेंटिमेंट्स में अडानी को धड़ाम से नीचे गिरा दिया और वो धड़ाम से गिर गया। इस वजह से अडानी को अपना एफपीओ कैंसिल करना पड़ा। अडानी ने अपना एफपीओ कैंसिल किया और इन्वेस्टर से जो पैसा लिया था वो वापस रिफंड भी किया कि भाई हमसे नहीं चल पाया। ताजा अपडेट क्या है? ताजा अपडेट यह है कि हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद देश की जो अभी बजट सत्र चला उसमें अडानी को लेकर के संसद में बहुत बहस हुई। विपक्ष ने सत्ता पक्ष से खूब सारे सवाल पूछे, सत्ता पक्ष ने अडानी के ऊपर कोई जवाब देने से किनारा कर लिया। बात सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि महोदया, जब हमारी बात की सुनवाई नहीं हो रही, चूंकि एलआईसी का इतना पैसा अडानी में ऑलरेडी लगा है, वैसे कितना लगा है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इतना पैसा लगा है और एलआईसी हर आदमी, जैसे मैंने कहा ना, अपनी जीवन की सुरक्षा एलआईसी के साथ कराने की प्राथमिकता रखता है। तो अगर उनका पैसा डूब गया तो बहुत सारे लोग तो घर में बैठे बैठे ही मर जाएंगे। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे। सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम इस मामले की जांच करवाते हैं, इस बात को जांचने के लिए कमेटी बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 6 सदस्य की एक समिति बना दी। उन 6 सदस्यों में कौन कौन है वो मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा। बाय द वे, एलआईसी ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था, कितना पैसा लॉस किया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस पूरे सेशन में। सुर्खी में अगर जानना चाहो तो ये जान लो कि जो एलआईसी की वैल्यूएशन थी, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यूएशन थी,
वो टच डाउन करते करते 32,000 करोड़ पहुंच गई थी, लेकिन अब वो वापस से बाउंस बैक होते हुए 39,000 करोड़ पर आ चुकी है। यानी कि जब से ये घटनाक्रम हुआ है, महीने भर के अंदर ही ये पूरी की पूरी चीजें जो हैं वो वापस अपने पुराने फेज पर आने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, तो अडानी जो है वो LIC को भी उनका खोया हुआ पैसा वापस दिलाने में लगे हुए हैं। यानी एक प्रकार से LIC का जो लॉस है अब वो रिकवर होना शुरू हो रहा है। अब लॉस रिकवर हो रहा है, अडानी भी वापस से उठ करके आज 2100 तक पहुंच गए हैं। तो सवाल बनता है कि ऐसा हुआ क्या जिससे कि ये वापस आ गए। तो इसके लिए अब मैं आपको आज उन कारणों को बताऊंगा जिनकी वजह से इनकी वापसी हुई है। लेकिन इस बीच में थोड़ी सी LIC की जानकारी जान लीजिए। कहते हैं कि एक जमाना था जिस समय LIC की जो हिस्सेदारी थी अडानी में, उसकी वैल्यूएशन 82,000 करोड़ रुपए थी। कितना परसेंटेज LIC ने हिस्सा ले रखा था? तो LIC ने अडानी के अंदर, अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर 4.23%, अडानी ट्रांसमिशन में 3.65%, अडानी टोटल गैस में 5.96%, अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर 1.28%, ऐसे करते हुए अंबुजा सीमेंट में 6.33%, 6.41%, इस प्रकार से अडानी पोर्ट के अंदर 9.14%। इतना पैसा अडानी के अंदर LIC ने इतनी परसेंटेज हिस्सेदारी पर ले रखा था, जिसकी कुल वैल्यूएशन एक समय पर 82,000 करोड़ रुपए थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद में उसकी वैल्यूएशन घट करके 32,000 करोड़ रह गई। दैट मींस इन्हें सीधा 50,000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन में घाटा हुआ। यहां पर एक बात क्लियर करने की जरूरत है, और वो ये, क्या LIC ने जो ये किया हुआ कार्य LIC की असीम कृपा अडानी के साथ थी इसलिए हुआ, या फिर कोई और कारण था? यहां पर एक चीज आप ऑलरेडी जान लीजिए साथियों, जब आप LIC का कोई भी प्लान खरीदते हैं तो वो आपको कई प्रकार की स्कीम बेचते हैं। जैसे इन दिनों एक यूलिप करके स्कीम चल रही है। असल में होता क्या है, कोई भी योजनाएं जब आती हैं मार्केट की, तो आपसे दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जब आप LIC के अंदर जाएंगे, आपसे LIC में जब आपका वो रिश्तेदार आएगा जो आपकी LIC कराएगा, क्योंकि इंडिया में LIC के जो एजेंट हैं वो हर घर में हैं। अगर घर में नहीं है तो थोड़ा गर्दन घुमा के देखें, पड़ोस में मिल जाएंगे। और ज्यादा नहीं है, थोड़ी और गर्दन उठा के देख लें, कोई ना करीबी रिश्तेदार LIC का एजेंट मिल जाएगा। वो आपके पास बहुत इज्जत से आएगा, प्यार से चाय कॉफी पिएगा, आकर के आपको एक LIC बेच जाएगा। भाई साहब ये तो बनता है। अगर साल भर में आप 10,000 रुपए भी खुद की जान के लिए नहीं निकाल पाए तो क्या किए जीवन में? आप खुश होकर के 10,000 रुपए के कम से कम उनके साथ एक LIC कराएंगे। फिर वो आपको समझाएंगे कि सर आप 10,000 रुपए में क्या लेना पसंद करेंगे। बोले जरा बताइए, एक पनीर पकौड़ा ऑर्डर कर दीजिए। अरे नहीं सर, हम कहना चाह रहे हैं इस 10,000 रुपए को आप कैसे रिफंड में चाहेंगे? 5 साल की लिंक में डाल दें, 10 साल में डाल दें, या आफ्टर रिटायरमेंट डाल दें? मतलब क्या चाहेंगे आप? आपका मन लालची था, आपने कहा एक काम करो 5 साल में बताओ कितना मिलेगा। अपन तो उससे जज करेंगे, उतना दूर का नहीं सोचते। उस दिन आपको इतनी इज्जत फील हो रही होती है, आपको लग रहा होता है कि फीलिंग आ गई। किस बात की फीलिंग आ गई? हमारे पास इतना पैसा लेने आया है कोई हमसे, हमारा फ्यूचर सिक्योर करेगा। आज के बाद तो मैं बिना हेलमेट के बाइक चलाऊंगा। अच्छा सा, अब बिना हेलमेट के बाइक चलाऊंगा क्योंकि मैंने LIC ले ली। अब ध्यान से सुनो, मुद्दा यह है जनाब कि इस पूरी प्रक्रिया में जब LIC आपको दी जा रही होती है तो LIC के दौरान आपको 2 स्कीम समझाई जाती हैं। सर एक तो है फिक्स रिटर्न वाली, फिक्स रिटर्न बोले तो 6% जोड़ लो, इस हिसाब से आपको इतना मिल जाएगा, टैक्स वैक्स भी नहीं लगेगा। और दूसरा एक है सर मार्केट लिंक। बोले मार्केट लिंक क्या होता है? पूछिए मत सर, मार्केट तो सर कितना अमीर बना दिया लोगों को। हाँ क्या बताऊं मैं आपको, वो नहीं है सर फलाने सिंह जी। बोले हाँ, आप भी नहीं जानते? आप हाँ करेंगे हाँ। बोले तो उनने पैसा लगाया था सर। बोले फिर? सर आसमान में पहुंच गया। कहां से कहां चला गया? 1,000 रुपए लगाए थे, लखपति हो गए। आप सोचते हो यार मेरा नंबर कब आएगा? तो नेक्स्ट इज यू। आओ फिर, आओ साहब, बुला लिया इनको, इनके साथ में पैसे लगाए, मार्केट लिंक स्कीम में लगाओ। सर आपने कंसेंट दे दिया कि मेरा पैसा LIC बाजार में लगाए। आपका ये पैसा जैसे ही गया, रिटर्न की उम्मीदें, सर एवरेज 12% तो रिटर्न यूं मिलता है। आप भी एकदम गदगदा गए, 12% रिटर्न मिनिमम। सर लोग तो 20% रिटर्न निकालें, आप कहां रह रहे हो? मतलब आपको मार्केट का ज्ञान नहीं है इसका मतलब?
बोले नहीं जी भाई साहब, आजकल ऑफिस में 9 to 5 में चला जाता हूं, सुबह बच्चों के स्कूल जाने में दिक्कत रहती है, शाम को आने के बाद घर की समस्या सुनता हूं, बाजार का नहीं पता। अरे तो हम बैठे हैं ना, हम किस साथ किस काम में आएंगे, हम बैठे हैं आपको बता रहे हैं 20% रिटर्न चल रहा है, फलाने सिंह जी ने लिया, देखो आपने कहा भाई आप भाई साहब आप बैठे हो, अपने रिश्तेदार हो, फिर अपनों को चिंता क्या बात है, कर दो आप मार्केट लिंक कर दो। हो गए मार्केट लिंक, LIC के पास पैसा पहुंच गया। LIC ने कहा हाँ जी अब क्या किया जाए, बोले छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। बोले सर मार्केट में लगाओ। मार्केट में लगाएं? बोले किस में लगाएं? तो भाई LIC के अंदर जो आपका पैसा पहुंचा वो शेयर मार्केट के अंदर जो भी कंपनियां बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं उनमें वो पैसा लगाया जाएगा। इनको कोई आदेश नहीं देता कि तुम अडानी में लगाओ कि तुम अंबानी में लगाओ। भाई जब अडानी अंबानी ऑलरेडी टॉप 30 और टॉप 50 में टिके हुए हैं, ब्लू चिप कंपनी बने बैठे हैं, तो हर आदमी एज एन इन्वेस्टर सोचेगा कि मैं ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इनमें पैसा लगा देता हूं। आपका पैसा वहां लगा दिया गया। अब अगर वो कंपनी फेल मार गई और फिर आप कह रहे हो कि आय राम मेरा पैसा डूब गया, आपको वही अडानी जाकर के कंसेंट लेटर दिखाएगा, सर पूछा था मैंने आपसे, कहा था मुनाफा ज्यादा है लेकिन जोखिम भी ज्यादा है। और सर नीचे लिखी हुई है, आपने लाइन नहीं पढ़ी, स्टार मार्क डालकर कंडीशंस अप्लाइड, और उसमें लिखा है ये पूरा व्यापार मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया सोच समझकर फैसला लें। आपको पढ़ाया था सर मैंने, आपने नहीं पढ़ा, मेरी गलती नहीं है। बोले तो ऐसे ही करके अडानी के अंदर LIC ने पैसा लगाया था। LIC ने ना केवल अडानी में, आप उठाकर देखेंगे तो 30 की 30 टॉप कंपनियों के अंदर पैसा लगा मिल जाएगा। और ये हर बैंक का हाल है, जो परफॉर्म करेगा। अजी साहब जीतते हुए घोड़े पर ही दाव लगाए जाते हैं, फिसड्डी घोड़ों पे दाव नहीं लगते। जो घोड़ा दौड़ रहा होता है ना, जीत रहा होता है, उसी पर आदमी दाव लगाता है, ये जीतेगा। ले पीछे चलते घोड़े पे दाव लगा के दिखा दे, मान जाएंगे। जब निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनी चल रही हो, सेंसेक्स में 30 कंपनी चल रही हो ना, हर आदमी दाव लगाता है, भाई साहब ये गया देख आगे। ये अडानी के साथ हुआ। अडानी की कहानी में LIC का खत्म अध्याय। अब जो हुआ फिलहाल के लिए वो पैसा रिकवर हो रहा है, आगे घटना सुनो साहब। तो फिलहाल अडानी के शेयरों में तेजी देखी जा रही है। हमने जब तक खबर बनाई 3 मार्च तक तो रेट थी 1874 रुपए। अब ये पहुंच करके निकल करके, जैसे मैंने बताया ना, 2100 रुपए अभी हमारी टीम बता रही है इसका शेयर पहुंच गया है साहब। अडानी के बहुत सारे शेयर हैं, अडानी ट्रांसमिशन पोर्ट्स, विल्मर पावर, टोटल ग्रीन, अंबुजा, ACC, NDTV सब हैं। अब इन शेयर्स के ऊपर जानकारी करिए, यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा, NDTV आएंगे इस पे भी। अब ये जो जानकारी आपने देखी, यहां पर इन सब के अंदर प्लस में तेजी दिखाई दे रही है। आप कारण जानना चाहेंगे, सर कारण बताइए, ऐसा क्या हुआ, अडानी ने वापसी कैसे की और इतना तेजी से ऊपर कैसे आ रहा है। हमने कहा सुनो, शेयर वापस कैसे आता है, जब शेयर खरीदने वाले होते हैं, खरीदने वाले होते हैं तो बेचने वाले सोचते हैं कि मैं थोड़ा मुनाफा कमा लूं, तो बेचने वाले ज्यादा दाम पर बेचते हैं, शेयर स्वतः ही ऊपर चला जाता है। तो बोले इस केस में क्या हुआ, हमने कहा सुनो तो क्या हुआ। हमने कहा अडानी ने 1.87 बिलियन वर्थ के जो शेयर हैं वो अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम है GQG पार्टनर्स को बेचा है। मतलब समझिए, अडानी के शेयर्स को खरीदने में अमेरिका की एक कंपनी GQG पार्टनर्स ने 1.87 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। कितना होता है ये, 15,000 करोड़। जब हम लोग कम शेयर पर कम दाम पर बेचने लगे हैं, कोई तो भाई इसका मुनाफा लेने आएगा, मुनाफा लेने आ गया। कौन आया, एक पार्टनर कंपनी है जिसका नाम है GQG पार्टनर्स। GQG पार्टनर जो कि दुनिया में 92 अरब डॉलर का फंड मैनेज करती है, उसने 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अडानी में कर दिया। और एक प्रकार से शेयर मार्केट की भाषा में जो अडानी को नीचे गिराने वाले बियर्स थे, उनको बुल का शौक दे दिया। यह बिल्कुल वैसे ही था जैसे एक बार अंबानी ने कोलकाता के अंदर बैठे बियर्स को मार गिराया था। एग्जैक्टली ऐसे ही यहां पर अडानी के साथ हुआ। 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया एक NRI इन्वेस्टर राजीव जैन ने। मजेदार बात सुनो भाई साहब, इन्होंने 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इनके इन्वेस्टमेंट से मार्केट में उछाल आ गया। उछाल जैसे ही आया, 2 दिनों में इन्होंने 3100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। यानी इनके खरीदते ही वो शेयर हो गए महंगे। वो शेयर महंगे हुए तो वैल्यू पहुंच गई 18,000 करोड़।
18,000 करोड़ भाई को तो 2 दिन में 3,000 करोड़ का बेनिफिट हो गया। जीवन निकल जाता है भाई साहब। 3,000 करोड़ में से पीछे की 3 हटा दो ना, 0 हटा दो ना, तीनों, तो वो 3 करोड़ बनाने में ना जाने कितने सरकारी कर्मचारियों की 1 नंबर की तनख्वाह खत्म हो जाती है। समझ रहे हो आप? यहां 2 दिन में 3,000 करोड़ का मुनाफा लेके साइड हो गया, बोले ये लीजिए हो गया। जब किसी ने इतना विश्वास दिखाया कि GQG ने इतना पैसा लगाया है, लोग भी आ गए, आओ हम भी चलते हैं। GQG ने अडानी एंटरप्राइजेज में 3.4% हिस्सेदारी खरीद ली। अडानी के अंदर पोर्ट्स में 4.1% हिस्सेदारी खरीद ली। ऐसे करके इसने धड़ाधड़ पैसे से इनकी हिस्सेदारी खरीद ली। और जैसे ही खरीदी चीजें चलना शुरू हो गई, लोगों में जिज्ञासा बन गई, अरे ये कौन आया, ये कौन है राजीव जैन? राजीव जैन भारत में ही जन्मा एक व्यक्ति है जो अमेरिका में रहता है। मियामी विश्वविद्यालय से 1990 में MBA किया हुआ है। फिलहाल भाई के पास ना ट्विटर अकाउंट है ना कभी टीवी देखता है, केवल किताबें पढ़ता है और दुनिया की जानकारी रखता है। भाई ने GQG पार्टनर्स नामक कंपनी का फंड मैनेज करने की जिम्मेदारी ली है, यानी एक फंड मैनेजर है। दुनिया भर में पैसे इन्वेस्ट करने का काम है। नेट पे प्राप्त जानकारी इनके बारे में यह है कि GQG इन्वेस्टर्स जो है वो लगभग 88 बिलियन US$ का इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इतना फंड मैनेज करती है, वो इधर उधर लोगों को देती है, उसी में से ये यहां पर पैसा लगा करके अपना बेनिफिट कमा लेगा। नंबर 1। अब आता है नंबर 2। अडानी को और किस तरह से राहत मिली सर, वो भी बताइए। हमने कहा चलिए बताते हैं। हिंडनबर्ग ने हमला किया था तो एक विश्वास तोड़ा गया था लोगों का कि अडानी पर विश्वास मत करो। क्यों? ये फर्जी है। फर्जी कैसे है? बोले इसने लोगों का पता नहीं कितना कर्जा लिया हुआ है, कर्जा लेकर के ना जाने किस किस से कर्जा लिया हुआ है, इसलिए ये ऐसा हो गया। तो भाई किसी एक ने जब उनके ऊपर अविश्वास किया हो, उस समय से विश्वास दिलाने के लिए लौट कर आए। कौन लौट कर आए? अडानी खुद। इनने कहा रुको जरा, ठहरो जरा, 2 मिनट रुको। बोले क्या? सुनो भाई, अब हम ना दुनिया में जाकर बताएंगे कि हमारे पास कितना पैसा है। सामान्यतया कंपनियां अपना लेखा जोखा वेबसाइट पर डालकर छोड़ देती हैं, जानकार देख लें, जिन्हें नहीं जानना है कोई बात नहीं। जनाब ये निकले और निकल गए रोड शो करने। कहां किए? दिल्ली की मुंबई। अरे छोड़िए जनाब, दिल्ली मुंबई वाले बातें करते हैं। इन्वेस्टर बैठा है सिंगापुर हांगकांग में, पहुंचे वहीं पर जाकर के वहां पर इन्होंने रोड शो किया। सिंगापुर हांगकांग में इन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाने के लिए रोड शो के माध्यम से अपने डेटा सामने रखे कि सर किसी ने हमारे ऊपर आरोप लगाया, हम प्रतिकार नहीं कर पाए, लेकिन ये रहा हमारा पैसा, ये इतना पैसा अकाउंट में है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, इतना पैसा हमारी कंपनी के पास ऑलरेडी है, इतना असेट हमारे पास है, इन्वेस्टर ट्रस्ट करे हम पर। और तो और जिस अमेरिकी कंपनी ने मामला हिलाया था, लंदन, दुबई और अमेरिका में भी अब ये रोड शो करने जा रहे हैं 7 मार्च से 15 मार्च के बीच में। वहां के इन्वेस्टर्स को बताएंगे कि जिस कंपनी ने हमारे साथ में ये कहा कि हमने कर्जा ले रखा है, हम बता दें कि हमारे पास नेटवर्थ कितनी है। लीजिए भाई साहब, भरोसा ही तो है, गेम तो विश्वास का ही है। शेयर मार्केट टूटा तो नीचे आ गया, चढ़ा तो 3500-3400 पहुंच गया। अब इसी को ये प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अडानी चला अमेरिका। अब साहब हम आगे चलते हैं। अभी जो 55% मार्केट वैल्यू डाउन हुई है, ये रिकवर करने की फेज में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये आएगा या नहीं आएगा, आई एम नॉट द भविष्यवेत्ता, मैं तो बता रहा हूं ये क्या कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, चूंकि जब वैल्यू गिराने वाला एक व्यक्ति, एक रिसर्च एनालिस्ट हो सकता है, तो वैल्यू उठाने वाला भी तो कोई हो सकता है। कैसे? अडानी ने हाल ही के दिनों में ऑस्ट्रेलिया के अंदर माइंस खरीदी हैं, जहां से कोयला इंडिया आएगा। ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे लोगों को उसकी वजह से रोजगार मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया, जैसे अभी इजराइल में अडानी ने किया था, तो ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया का भी तो स्टैंड जानना जरूरी है। ऐसी स्थिति में एनडीटीवी को हाल ही में, एनडीटीवी मैंने इसीलिए कहा था अंबानी का, अडानी का टीवी, अडानी की टीवी पे इंटरव्यू दिया ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने। पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने हाल ही में अपना इंटरव्यू दिया, जिनका नाम है एबॉट। इन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं केवल न्याय के उस सिद्धांत को मानता हूं, और वो क्या है कि आप जब तक दोषी साबित नहीं हो जाते तब तक आप निर्दोष हैं। टॉनी एबॉट ने ऐसा कहते हुए अडानी का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो भी चीजें हैं वो हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा कही गई हैं, मैं वो सही बातें उन्हें तब मानूंगा जब न्यायालय ये फैसला कर दे कि अडानी गलत है।
गलत या सही का फैसला एक कंपनी बैठ करके दुनिया में अपने हितों के लिए, जबकि वो जानी जाती है शॉर्ट सेलिंग के लिए, तो ऐसी स्थिति में उसकी बातों को ट्रस्ट करने से बेहतर है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बोले कैसे? बोले सिंपल सी बात है, अडानी के कारण ऑस्ट्रेलिया में नौकरियां मिल रही हैं, नौकरियों का सृजन हो रहा है, हम तो इसके समर्थक हैं। और रही बात इसकी कि ये सही या गलत, तो बोले आपकी देश की न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट बढ़िया तरीके से इस पर पैनल बना चुकी है। क्या पैनल बना चुकी है? आइए मैं बताता हूं साथियों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया है जिसका अडानी ने स्वागत किया है। कहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एक समयबद्ध तरीके से हमारे ऊपर जांच बिठाने का कार्य किया है, उसका मैं धन्यवाद देता हूं। क्या साहब धन्यवाद क्यों? क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की तरफ से याचिकाएं दायर की गई थी कि माननीय न्यायालय आप जांच करवाएं कि इस जांच के अंदर कितना सही और कितना गलत है अडानी। न्यायपालिका के साथ में सत्तारूढ़ पार्टी ने भी अपनी तरफ से एक सजेस्ट करके पैनल रिकमेंड कर दिया कि अगर आप हो सके तो इन्हें बिठा दें पैनल में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाइए, हम आपके ऊपर, चूंकि आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आपने अडानी को संरक्षण दे रखा है, हम आपकी पैनल की रिपोर्ट को नहीं मानेंगे, हम अपना पैनल बनाएंगे। आइए, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना पैनल बनाया। अपने पैनल में 6 लोग बिठा दिए। कौन कौन सा? एक है एएम सेपरे। एएम सेपरे कौन है? तो ये पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और इन्होंने अडानी ग्रुप के ऊपर पूरी तरह से अब रिसर्च करनी है 6 लोगों की टीम के द्वारा। दूसरे व्यक्ति जो है 6 मेंबर के अंदर जो सेकंड नंबर व्यक्ति हैं, उनका नाम है ओपी भट्ट। ओपी भट्ट एसबीआई के पूर्व चेयरमैन हैं और वर्तमान में ओएनजीसी, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन सब के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हुए हैं। ठीक है, नंबर आ गया दूसरा अडानी के बाद, मतलब जांच करने के लिए दूसरे व्यक्ति का नाम ओपी भट्ट। पूरा पैनल बैठ गया जो जांच करेगा। तीसरा है जेपी देवधर। जेपी देवधर कौन है? ये एक रिटायर्ड जज है बॉम्बे हाई कोर्ट के, और ये तीसरे मेंबर हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। तो 3 लोग तो समझ में आ गए। कौन कौन से हो गए? एएम सापरे, ओपी भट्ट, जेपी देवधर। 3 तो हो गए जज लेवल और बैंक के लेवल के व्यक्ति। अब चौथे व्यक्ति हैं केवी कामत, जिनका नाम आप में से बहुत से लोगों ने परीक्षाओं के लिए याद किया होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के ये हेड रह चुके हैं, एनबीडी के। ठीक है, मनीला वाली के। इसके साथ साथ ब्रिक्स बैंक के, माफी चाहूंगा, ब्रिक्स बैंक के, ठीक है, उसके हेड रह चुके हैं। और ये इन्फोसिस के भी पहले चेयरमैन रह चुके हैं। इनको भी उस पैनल में बिठाया गया है। नंदन निलेकणी इन्फोसिस के चेयरमैन और को फाउंडर, जिनकी वजह से आधार का यूनिक आईडी कार्ड आप जानते हैं ना, जो यूआईडीएआई जो बनाया वो इन्हीं की देन है। ठीक है, आधार में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो नंदन निलेकणी 5वें मेंबर हो गए जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट कर दिए कि हाँ भाई इनको भी बिठाओ, ताकि ये भी जांचें, क्योंकि इन्फोसिस चलाते हैं, बड़ी कंपनी चलाते हैं, कोई भी कहीं ना कहीं घोटाला होगा तो जांच लेंगे। 5 व्यक्ति बिठाए गए सोमशेखरन सुदर्शन, जो कि पेशे से एक वकील हैं और इनके द्वारा सेबी के अंदर काम किया गया। मतलब जो सेबी है उसके लिए ये वकील के रूप में कार्य करते हैं, पैनलिस्ट हैं ये। तो एक लॉयर हो गया, 2 बढ़िया इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, एक बैंकर हो गया और 2 जज हो गए। 6 लोगों की कमेटी अब अडानी की जांच करेगी। अडानी की जांच का जो भी फैसला होगा, क्योंकि ये 2 महीने के अंदर आएगा, इसके बाद अडानी का सही मायने में भविष्य डिसाइड होगा। अगर इस पैनल ने अडानी को क्लीन चिट दे दी तो संभवतः मार्केट इसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेगा, और अगर इस पैनल ने नकारात्मक रिपोर्ट दे दी तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही सिद्ध होती हुई प्रतीत होगी। आने वाले समय में देखना होगा कि यह किस दिशा में ऊंट करवट लेता है। फिलहाल के लिए जानकारी आप तक पहुंच गई। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश केवल इतनी सी है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे राइट हैंड कॉर्नर में दबे सब्सक्राइब बटन से सब्सक्राइब कर दें। मैं सुपर थैंक्स नहीं मांग रहा जिसमें आप मुझे पैसा भेजें, है ना, सब्सक्राइब मांग रहा हूं जिसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, तो यहां पर साहब ये सेबी क्या है, इस पर सवाल पूछा जा चुका है पहले एसएससी सीजीएल के अंदर, आप इसे देख लें। और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने मित्रों से इसे जरूर साझा करें। बाकी आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, अब जानकारी हमारे कोर्सेज की। तो कोर्सेज की जानकारी जैसा कि आप सभी जानते हैं, बच्चों के इन दिनों एक बहुत बड़ा प्रश्न बन रहा है कि सर जो कोर्स आपने लॉन्च किया है, जो एप्लीकेशन पर है, मात्र 1999 में 1 साल के लिए, वो यूपीएससी का फाउंडेशन भी तैयार करता है क्या? डेफिनेटली। मैं क्या बोल रहा हूं, एसएससी वाले विद्यार्थी अब तक जो उन क्लासेस में हैं उनको ये समझ में आ चुका है।
और औरों को भी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि उसका लेवल बहुत ऊपर है। रट्टा लॉजिक, जिस तरह से आप यहां पर एनालिसिस देखते हैं ना, मैं केवल ये बोल रहा हूं कि जीवन में आपने तमाम प्रकार के इन्वेस्टमेंट किए होंगे, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट ये भी बनता है, और इस इन्वेस्टमेंट को केवल इसलिए करिए यदि आपको चाहिए कि हां मुझे आज तक नॉलेज का अगर कोई सही लेवल टच करना था तो वो यहीं से होगा। मैं ये गारंटी दे सकता हूं, एकदम नेक्स्ट लेवल क्लासेस हैं, नेक्स्ट लेवल कंटेंट, यूट्यूब पर क्लासेस एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, यूपीएससी का फाउंडेशन भी उसकी वजह से बहुत मजबूत होता है। मात्र 1999 में है। क्लासेस इसी तरह बोर्ड से आपको पढ़ाई जाएंगी, बहुत शानदार पीपीटीज के साथ, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन के साथ क्लासेस ली जा रही हैं। चारों सब्जेक्ट उसमें डील किए जाएंगे। पहले हमने शुरुआत में इसके लिए कहा था कि 6 महीने तक ही वैधता रहेगी इसकी, लेकिन वो असल में वैधता 1 साल है। कोर्स की जो मतलब कराने में समय लगेगा वो 6 महीने हमें लगेगा पूरा। तो आप पूरे बैठे, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती हैं। एप्लीकेशन को कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, पेड क्लासेस सेक्शन में आप जाकर के वहां से इसको ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके मन में सवाल है कि कोर्स की भाषा कैसी रहेगी, तो जैसे अभी बोल रहा हूं वैसे रहेगी। पीडीएफ कैसी रहेगी, तो बाईलैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। क्या क्लास एक बार लाइव हो गई तो उसे बाद में देख सकते हैं? कभी भी देख सकते हैं, जब तक सब्सक्रिप्शन है तब तक कई बार देख सकते हैं। कितने बजे होती है क्लास? मंडे टू फ्राइडे शाम 8:30 बजे होती है, लेकिन आपकी जब मर्जी पड़े तब देखें। टेस्ट होगा बिल्कुल, करंट अफेयर का फ्री टेस्ट हम उसी पर लेंगे। ठीक है, चलिए बाकी जल्दी तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम प्ले एंड विन करने वाले हैं, कैश प्राइजेस मिलेंगे आपको। ठीक है, और रही बात इस चीज़ की कि हमारा हेल्प एंड सपोर्ट क्या है, तो आपके सामने 3 नंबर हमने शो किए हुए हैं। एक चौथा नंबर अपने पास 84 है ना, तो एक नंबर और भी हमने ऐड कर दिया है जो काम नहीं हुआ। 3 ही नंबर है, एक 789 है, 84 वाले को मरा। ठीक है, तो ये 3 नंबर आपके पास में है। ठीक है, तो अभी इन पर आप कॉल कर सकते हैं, और इनमें अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है, थोड़ा पेशेंस रखें, वो टीम आपको रिवर्ट करेगी। रात दिन लगे हुए हैं आपके लिए, है ना, थोड़ा सा पेशेंस आप भी रखें। मतलब आप हालांकि मुझ पर पूरा अधिकार रखते हैं, लेकिन अधिकार का मतलब ऐसा भी ना हो ना कि बस मतलब अब तो तुम कहोगे, आपने कह दिया, फोन नंबर दे दिया तो इस पर उठाएंगे, तुरंत उठाओ आप, हेलो साहब बताओ क्या हो रहा है। बहुत सारे मेरे मित्र ऑलरेडी इस पर कॉल करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान दिन रात हम कर रहे हैं। हजारों की संख्या में मित्र जुड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा समय हमें भी दें। अपनी क्षमताओं के अनुसार हम अपनी टीम से काम करवा रहे हैं। सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक वो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि एक तो लेट नाइट कॉल ना करें, उनकी भी निजता है, उनका भी जीवन है ना, और थोड़ा पेशेंस रखें। कई बाल कलाकार ऐसे हैं जो इन नंबर पर एक्टिवेट, जो व्हाट्सएप हैं वहां पर भी ये कॉल पड़े रहते हैं, साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, मैं तो व्हाट्सएप से ही कॉल करूंगा। आप इतने प्राइवेट थोड़ी आदमी हो यार, स्टूडेंट हो, क्या लोड ले रहे हो, है ना। इंटरनेट से क्लास सुन रहे हो, मैंने पेड रिचार्ज नहीं करा रखा है। आर्ग्यूमेंट की जगह अगर आप फीचर करें, फोकस करिए इस चीज़ पर। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, बाकी बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।